सोचिए, साल है 1955। ईरान का एक शहर, एक अंधेरे कमरे में 16 साल का एक मौलवी बैठा है। उसके एक हाथ में सिगरेट है और दूसरे में कलम। वो एक कविता लिख रहा है। तो चलिए आज हम समझने की कोशिश करते हैं ईरान के सबसे ताकतवर शख्स की इस पूरी यात्रा को। और फिर ठीक 34 साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। वही लड़का अब ईरान का सबसे ताकतवर आदमी है, सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई। एक नौजवान शायर से लेकर एक ऐसे नेता तक का ये सफर, जिसकी एक आवाज पर आज पूरा मिडल ईस्ट कांप उठता है, आखिर हुआ कैसे? तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक कवि, एक तानाशाह कैसे बन गया। सवाल इससे भी बड़ा है कि वो कौन से हालात थे, आखिर सत्ता का वो कौन सा नशा था जिसने एक क्रांतिकारी को अपने ही लोगों का दुश्मन बना दिया। चलिए आज इसी पहेली की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। देखिए, खामेनी की कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस ईरान को समझना होगा जिसमें वो बड़े हुए हैं। ये कहानी है एक ऐसे देश की जो मानो दो अलग अलग दुनियाओं के बीच में फंसा हुआ था, दो रास्तों पर खिंचा जा रहा था। एक तरफ था शाह पहलवी का ईरान, जो पूरी तरह से वेस्टर्न मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहा था। नाइट क्लब्स थे, वेस्टर्न कपड़े थे और सियासत में धर्म की कोई खास जगह नहीं थी। और फिर दूसरी तरफ थी आयतुल्लाह खुमैनी की सोच, एक ऐसा ईरान जो कट्टर इस्लामी कानूनों पर चले। और खामेनी वो इसी टकराव के माहौल में बड़े हो रहे थे। उनका जन्म 1939 में मशहद के पवित्र शहर में हुआ और सिर्फ 11 साल की छोटी सी उम्र में वो मौलवी बन गए। दिलचस्प बात यह है कि वो मैथ्स और इंग्लिश में काफी अच्छे थे, लेकिन उन्होंने रास्ता चुना क्रांति का। वो शाह के खिलाफ खुमैनी के आंदोलन का हिस्सा बन गए और इसकी कीमत भी चुकाई। पूरे 6 बार जेल गए। और शायद जेल के उन्हीं दिनों ने, उस दमन के अनुभव ने उनके अंदर वो सख्ती पैदा कर दी जो बाद में उनके शासन की पहचान बनी। तो अब सवाल ये है कि क्रांति की ये आग भड़की कैसे? देखिए, इसकी शुरुआत हुई 1953 में, जब अमेरिका और ब्रिटेन ने एक तख्ता पलट करवाकर शाह को गद्दी पर बिठाया। शाह ने वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दिया। खुमैनी ने इसका विरोध किया तो उन्हें देश से ही निकाल दिया गया। लेकिन 1979 आते आते ईरान के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने शाह के शासन को उखाड़ फेंका। इस्लामी क्रांति कामयाब हो गई। क्रांति तो हो गई। अब यहाँ से शुरू होता है खामेनेई का सत्ता के शिखर तक का सफर। लेकिन ये रास्ता फूलों का नहीं था। ये हिंसा, हादसों और किस्मत के अजीब खेल से भरा हुआ था। बात है जून 1981 की। तेहरान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। खामेनेई के ठीक बगल में रखे एक टेप रिकॉर्डर में बम छिपाया गया था। इस हमले में वो बहुत बुरी तरह घायल हुए, लेकिन वो बच गए। इस हमले में उनका दाहिना हाथ तो हमेशा के लिए बेकार हो गया, लेकिन उनका हौसला वो और भी फौलादी हो गया। उन्होंने कहा था, अगर मेरा दिमाग और मेरी जुबान काम कर रहे हैं तो मुझे हाथ की जरूरत नहीं है। इस एक घटना ने उन्हें सिर्फ एक हीरो नहीं बनाया, बल्कि शायद उनके जहन में ये बात बैठ गई कि किस्मत उन्हें किसी बड़े मकसद के लिए बचा रही है, और उस मकसद के लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। और इसके बाद तो उनका सियासी कद बहुत तेजी से बढ़ा। 1981 में ही जब उस वक्त के राष्ट्रपति की हत्या हुई तो खामेनेई ईरान के प्रेसिडेंट बन गए। फिर अगले 8 साल उन्होंने एक बहुत ही भयानक ईरान-इराक जंग के दौरान देश को संभाला। कहते हैं ना, जंग सिर्फ देश को नहीं, नेताओं को भी बदल देती है। इसने खामेनेई को और भी सख्त बना दिया। और फिर आया साल 1989। आयतुल्लाह खमीनी का निधन हुआ और सबको हैरान करते हुए खामेनेई को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। अब ये सुप्रीम लीडर या सर्वोच्च नेता होता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ईरान में असली पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं, बल्कि सुप्रीम लीडर के पास होती है। वही देश का हेड है, वही सेना का कमांडर इन चीफ। देश का कोई भी बड़ा फैसला, चाहे वो विदेश नीति हो या परमाणु कार्यक्रम, आखिरी मुहर उसी की लगती है। ये पूरा सिस्टम विलायत फकीह के सिद्धांत पर चलता है, जिसका सीधा मतलब है सारी ताकत एक धर्मगुरु के हाथ में। तो सुप्रीम लीडर बनने के बाद खामेनेई ने ईरान की फॉरेन पॉलिसी को एक बिल्कुल नई शक्ल दी। एक ऐसी पॉलिसी जिसकी बुनियाद थी पश्चिम और इजराइल से दशकों पुराना टकराव। उन्होंने अमेरिका को नाम दिया महान शैतान।
वैसे तो ये दुश्मनी 1953 के तख्ता पलट के वक्त से ही चली आ रही थी, लेकिन ये नफरत में तब बदली जब 1979 में ईरानी छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी पर कब्जा कर लिया। उस वक्त खामेनेई ने उन छात्रों का खुलकर सपोर्ट किया था और आज ये दुश्मनी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के इर्द गिर्द घूम रही है। और जहां तक इजराइल की बात है तो उसको लेकर उनका रुख और भी ज्यादा कड़ा रहा है। उन्होंने इजराइल को एक कैंसर का ट्यूमर कहा है और ये भी कहा है कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है, इसे जड़ से काट कर फेंक दिया जाए। लेकिन एक बात है, अक्सर देखा गया है कि जो नेता बाहरी दुश्मनों का डर दिखाते हैं ना, वो धीरे धीरे अपने ही देश के अंदर उठने वाली आवाजों को भी खतरा समझने लगते हैं। और ईरान में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब भी सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठी, उसे लोहे की मुट्ठी से कुचल दिया गया। खामेनी के 30 साल से भी लंबे शासन में ईरान ने कई बड़े आंदोलन देखे। 2009 का ग्रीन मूवमेंट था जो चुनावों में धांधली के खिलाफ था। फिर 2019 में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर लोग सड़कों पर उतर आए और हाल ही में 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद पूरे देश में औरत जिंदगी आज़ादी का नारा गूंज उठा। लेकिन हर बार हर एक विरोध का जवाब सिर्फ एक ही था, क्रूरता। सिर्फ 2019 के प्रदर्शनों की बात करें तो खामेनेई की अपनी फोर्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने इतनी बेरहमी से आंदोलन को कुचला कि रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1500 लोग मारे गए। और बस यहीं पर खामेनी की कहानी का सबसे बड़ा और सबसे दुखद विरोधाभास सामने आता है। सोचिए, एक शख्स जिसने खुद एक बादशाह के जुल्म के खिलाफ क्रांति की, आज वही शख्स अपनी सत्ता बचाने के लिए अपने ही लोगों पर जुल्म कर रहा है। शायद यही क्रांतियों की त्रासदी होती है कि वो अक्सर अपने ही बच्चों को खा जाती हैं। तो आज की तारीख में 80 की उम्र पार कर चुके खामेनेई और उनका ईरान एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां भविष्य धुंधला है और टकराव अपने चरम पर है। इस वक्त ईरान की हुकूमत पर दो तरफ से दबाव है। एक तरफ बाहरी दुनिया है, अमेरिका और इजराइल जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर लगातार आंखें दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ है अंदरूनी सवाल। खामेनेई की उम्र बढ़ रही है तो उनके बाद कौन? ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा? अफवाहों का बाजार गर्म है कि शायद उनके बेटे मुज्तबा को ये गद्दी मिले। लेकिन इस पूरी जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर, इस सत्ता के खेल में ईरान का आम नागरिक कहाँ खड़ा है? वो तो दो पार्टों के बीच पिस रहा है। एक तरफ है अपनी ही सरकार का दमन और दूसरी तरफ है बाहरी हमलों का खौफ। ऐसे में ईरान के लोगों का भविष्य क्या है? इस सवाल का कोई सीधा जवाब तो नहीं है, लेकिन शायद एक शायर की ये लाइनें सब कुछ बयां कर देती हैं। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। आखिर में सत्ता की इस लड़ाई की सबसे भारी कीमत हमेशा आम इंसान ही चुकाता है।